हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल है चैंपियंस। कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करता हूं मैं आपका जीरो टू हीरो सीरीज़ के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 1 में। तो बच्चा पार्टी, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, वैसे ही उसी जोश के साथ चैप्टर नंबर 2 को भी कंप्लीट करेंगे और हरियाणा बोर्ड्स में आने वाले हर क्वेश्चंस को फोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोस्टैट्स, पोटेंशियल एनर्जी, इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आपको कैपेसिटर के बारे में पता होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। बस इस चैप्टर में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, और जो गिने चुने सवाल जो आ सकते हैं वो कैपेसिटर्स पे आ सकते हैं, यानी उसके कॉम्बिनेशन पे। कैपेसिटर्स को पैरेलली ज्वाइन कर दिया जाए, कैपेसिटर को सीरीज में ज्वाइन कर दिया जाए। इसी की चीज़ की बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, और इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से निपटाएंगे, ताकि जो हमने आपसे वादा किया है जीरो टू हीरो सीरीज में 20 डेज के अंदर पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाए, सारे चैप्टर्स एकदम अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ, फिर उसका जो डेरिवेशन है वो करवाता हूँ, फिर फर्दर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ work done. It is the amount of work done in bringing a unit positive charge. In bringing a unit positive charge from infinity to a given point in a electrostatic field of another charge. Slowly is stored in the form of electrostat potential energy। ठीक है बच्चा, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की पहले बात करते हैं कि हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से किसी एक गिवन पॉइंट पर लाना है। ठीक है, ये लेट सपोज इन्फिनिटी है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बातें हम चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हैं। ठीक है, इसको हमें कहाँ लाना है? किसी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। यहाँ पे कोई एक चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हमें यहाँ पे उस चार्ज को लेकर आना है तो यहाँ का डिस्टेंस कितना हुआ
r, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज को हमें उठा के इस जगह पे लाना है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है या जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r, ठीक है। तो हमें इस चार्ज को कहाँ लाना है, स्लोली स्लोली। क्या कैसे लाना है, स्लोली स्लोली। तो लेट सपोज मैं मार्क करता हूँ कि ये चार्ज को मैं इन्फिनिटी से कुछ दूरी पर ले आया, जो कि इस चार्ज से x दूरी पर है, जो इस चार्ज से x दूरी पर है। अब जैसी इन्फिनिटी से मैं इसके कांटेक्ट में लेकर आया, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको बाहर की ओर धक्का मारेंगी, यानी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, है ना। और हमें क्या करना है, वर्क डन। हमें क्या करना है, वर्क डन। इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, यानी एफ एक्सटर्नल, यानी मैं अपनी तरफ से इसमें वर्क डन कर रहा हूं ताकि मैं इस चार्ज को इस पॉइंट पर ले आऊं, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x, और हमको लाना है स्लोली स्लोली। तो मैं सपोज करता हूं कि मैं इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे dx डिस्प्लेसमेंट, यानी इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आगे खसका कर लेकर आया एफ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ठीक है। x यहाँ की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी ये x इतना हो गया, ये dx, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मैंने कितना वर्क डन किया, वो होगा dw, क्योंकि ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है और तो इसका वर्क डन छोटा सा होगा, ठीक है। तो dw, ठीक है, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा ताकि वर्क डन आ जाए मेरा पूरे रास्ते का, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि dx है। यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है, तो यानी dw बराबर इंटीग्रेशन f dx cos थीटा। जो x है वो हमारा पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में है, और जो f एक्सटर्नल है वो हमारा नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में है, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 180 डिग्री। जो x dx है हमारा, जो x है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी dx भी हमारा x एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, और जो f एक्सटर्नल है हमारा वो नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 180 डिग्री, ठीक है बच्चा। 180 डिग्री, cos 180 डिग्री पुट करेंगे तो cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। तो माइनस साइन में डायरेक्टली बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, इंटीग्रेशन dw बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dx। अब यहाँ पे इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो w बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। फोर्स हमारा क्या है, एफ एक्सटर्नल। इसमें एक चीज हमें मान के चलनी होती है कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फोर्स है, उतना ही फोर्स हम लगा रहे हैं स्लोली स्लोली, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैट के, ठीक है। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट कितना लग रहा है, के क्यू नॉट, इसको हम क्यू नॉट बोल देते हैं ताकि क्यू और क्यू थोड़ा डिवाइड हो जाए या हम डिफरेंस बता सकें। इसको क्यू नॉट बोल रहे हैं, अपॉन में यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, के क्यू नॉट एक कांस्टेंट है, यानी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। तो वर्क डन कितना हुआ हमारा, के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx की रिस्पेक्ट में। 1/x स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो 1/x स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इस x स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये x की पावर -2 dx हो जाएगा, है ना। तो x की पावर -2, और इंटीग्रेशन क्या कहता है, अगर x की पावर n है तो उसमें +1 कर दो और n+1 कर दो, अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो x की पावर n का, ठीक है। इसमें +1 और डिनोमिनेटर में +1, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, x की पावर -1 अपॉन में -1, ठीक है। तो देखिए वर्क डन बराबर कितना आया, वर्क डन इसको लिख देते हैं बराबर के क्यू नॉट, जो कि माइनस का साइन पहले से था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस पहले से था, यहाँ पे x की पावर -1 अपॉन में -1। हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं इस चार्ज को, इन्फिनिटी से कहाँ तक ला रहे हैं, r डिस्टेंस पर, ठीक है। कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे, यानी इसकी लिमिट कितनी होगी, इन्फिनिटी टू
आर। ठीक है, वर्क डन हमारा कितना हो गया, माइनस के क्यू क्यू नॉट। इसको माइनस को हम ऊपर भेज देते तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और x जो है इनवर्स में है यानी 1/x हो जाएगा। ठीक है, लिमिट डायरेक्ट, अब इसमें लिमिट जो है इंफिनिटी से r तक की है। तो वर्क डन हमारा कितना हुआ, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में x। ठीक है, पहले r पुट करेंगे माइनस इंफिनिटी करेंगे तो 1/इंफिनिटी कितना हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वर्क डन का फॉर्मूला, यानी वर्क डन बराबर के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स। यही हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, हमने कितना काम किया एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इंफिनिटी पॉइंट से किसी एक पॉइंट के, मतलब जो अनदर चार्ज है, और हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस अनदर चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैट या इलेक्ट्रिक फील्ड पर ला रहे हैं। हमने कितना उसमें काम किया, यानी एफ एक्सटर्नल कितना किया। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, 11th क्लास में पढ़ते हैं कि जब हम स्लोली वर्क करते हैं तो हमारा वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो वर्क डन हमारा कितना आया, ये आया, और वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और इसमें एक लेट करके चलते हैं, जो आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 के बराबर होती है। यानी यहाँ पे जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर वर्क डन। इनिशियल 0 है, यानी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल किसके बराबर आ गई, के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स। इतना नोट करिए, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हो गया नोट डाउन, इसको इरेज करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही ऐसा पता लग रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस जहां के हर पॉइंट पर आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये क्यू चार्ज है, ठीक है, इसके अराउंड अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ या स्फीयर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसको स्फीयर मान लो, एक ये स्फीयर हो गया, एक ये स्फीयर हो गया। ठीक है, इस स्फीयर के हर पार्ट पर आपका जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। ऐसी इस स्फीयर के हर पार्ट पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, तो ऐसा सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस जहां के हर पॉइंट पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस at any point, is a surface at any point the potential difference is always 0। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस is a surface at any point the potential difference is always 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल यू या यू ही 0 है तो वहां पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा, वहां पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा, यानी वर्क डन की वैल्यू 0 आएगी। बस इस टॉपिक में हरियाणा बोर्ड बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम अपने कैपेसिटर्स पे मूव करेंगे। ठीक है, उसकी डेरिवेशंस कराएंगे, तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कैपेसिटर या फिर कैपेसिटेंस। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं बट आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले तो एक होता है कैपेसिटर और एक होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर ये एक डिवाइस है, ये क्या है, एक डिवाइस है
जो कि एनर्जी को, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो भैया कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस एक कैपेसिटी, जैसे नाम में ही कैपेसिटेंस, यानी उसकी कितनी कैपेसिटी है किसी चार्ज को स्टोर करने की, है ना। तो इट इज द कैपेसिटी ऑफ, अभी हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, इट इज द कैपेसिटी, या फिर कोई कंडक्टर भी हो सकता है यहाँ पे, तो हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो हम कैपेसिटर लिख सकते हैं। इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर, या टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी एट, या किसी भी मतलब एट एनी पोटेंशियल डिफरेंस, एट एनी पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस पे आपका जो कैपेसिटर है वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है, वही क्या कहलाता है आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है, यानी चार्ज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वोल्टेज के, ठीक है। जितना आप वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना आपका जो कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, वो होता है C, ठीक है। ये क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस जो है आपका मीडियम पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चा। ये आ गया आपका मेन फॉर्मूला। तो C इक्वल्स टू Q बाय V लिख सकते हैं, है ना। ये क्या है, कैपेसिटेंस, ये क्या है, चार्ज, और ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ये आ गया आपके पास कैपेसिटेंस का मेन फॉर्मूला, और इसकी SI यूनिट, इसकी SI यूनिट वो होती है फैराड, ठीक है। फैराड ही नहीं होती, ओनली फैराड होती है, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए, फिर इसके जो कॉम्बिनेशंस हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है। आई होप नोट डाउन हो गया होगा। तो अब कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। कॉम्बिनेशंस, ठीक है। या तो जो कैपेसिटर है वो सीरीज में कंबाइन होंगे या फिर पैरेलली, पैरेलल में। सीरीज में कैसे, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, और उसको किसी बैटरी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ये C1, C2, C3 ऐसी पैरेलली में, एक कैपेसिटर ऐसे, एक कैपेसिटर ऐसे, और एक कैपेसिटर ऐसे, और यहाँ पे बैटरी, ठीक है। ये C1, C2, C3। यहाँ पे आपका जो करंट है वो कांस्टेंट रहता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, जहाँ तक है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। तो जैसे आप छोटी क्लासेस में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ के आते हैं, पैरेलल के लिए 1/R नेट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और सीरीज के लिए पढ़ के आते हैं R नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बट यहाँ पे केस थोड़ा सा उल्टा है। अब इसको हम ड्राइव करके नहीं दिखा रहे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर सीरीज में कैपेसिटर लगा हो तो इसका C नेट निकालने का 1/C नेट निकालने का फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस का उल्टा, जो रेजिस्टेंस में सीरीज का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला बन जाता है, और जो सीरीज में या रेजिस्टेंस के टर्म में जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है वो यहाँ सीरीज का फॉर्मूला बन जाता है। ऐसी यहाँ पे ये पैरेलल में आपस में लगे हैं, तो C नेट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है।
इसकी हम डेरिवेशन करके नहीं दिखा रहे क्योंकि डेरिवेशन नहीं पूछी जाती है हरियाणा बोर्ड्स में, ठीक है। अब आप पूछेंगे भैया आप क्वेश्चंस क्यों नहीं करा रहे हैं, तो बच्चा क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे, बट हमें 20 दिन के अंदर अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम जैसे ही कंप्लीट करते हैं 20 तारीख तक, उसके बाद 21 से 25 तक हम सिर्फ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस ही कराएंगे, जो कि हर साल पूछे जा रहे हैं। हमारे पास पूरा एनालिसिस है कौन सा क्वेश्चन कैसे आ रहा है, तो आपको हम क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक लास्ट टॉपिक है, उस पर मूव करते हैं, फिर खत्म करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। उतार लीजिए इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसकी डेरिवेशंस जो है बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ना ही पूछी जाती है, तो उसकी डेरिवेशन हम करा नहीं रहे, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवा रहे हैं। तो जो U है इसको क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, वो हाफ CV² के इक्वल है। जो U है वो हाफ Q²/V के इक्वल है, और जो U है वो हाफ CV के इक्वल है। ये 3 फॉर्मूले जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। किसी पे भी हो सकता है क्वेश्चंस बन जाए, या तो आपको चार्ज दे दें, या फिर आपको कैपेसिटेंस दे दें, या फिर आपको वोल्टेज दे दें, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं ये, ठीक है। ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूले आ गए। तो चैंपियंस, इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑफ सेकंड चैप्टर एंड होता है। आई होप आप लोगों को सब चीज़ समझ में आई होगी, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 21 मार्च से जब हमारी ये सीरीज़ एंड होगी, उसके बाद से जो भी डेज बचेंगे फिजिक्स के लिए हम आपको सिर्फ ओनली क्वेश्चंस कराएंगे जो कि हरियाणा बोर्ड पूछता आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को सब चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अपने चैनल VM सर क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।